कि वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार कंफर्म करना, आवाज़ आ रही है क्या? डेफिनेटली आ रही होगी। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करना। आवाज़ नहीं आ रही क्या? यहाँ से तो क्लियर है सब कुछ। एक मिनट रुको, अब एक बार देखना। ठीक है, आवाज़ आ रही। वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग योगेश। चलो ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं भगवान के नाम से। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है ये वाला क्वेश्चन दिया था। हमारी 13th क्लास है, राइट? तो जो बच्चे, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, उनके लिए चलो मैं थोड़ा सा बिगनिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। 13th क्लास है हमारी वैसे आज। और हम जो है एक सर्कल में चल रहे हैं। कैसे? सबसे पहले हम जो है एस्से करते हैं, देन हम जो है वेरी गुड इवनिंग आशीष, फिर हम जो है पहले एस्से करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है लॉन्ग आंसर करते हैं, देन हम कॉम्प्रहेंशन करते हैं। तो कुल मिला के हम पूरे वीक के अंदर पहले 2 टेस्ट कर लेते थे, अब हम जो है 1 टेस्ट करते हैं। मतलब सारी चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट डे से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आज हमारा क्या है? आज है हमारा लॉन्ग आंसर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं लॉन्ग आंसर को करने के लिए बेसिक चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सर, आई एम फॉलोइंग योर एवरी वीडियो बट डाउनलोडेड वीडियो। अच्छा, इसी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो? वेरी गुड, सही है, सही चीज़ है योगेश। चलो ठीक है, पहले लॉन्ग आंसर देख लेते हैं कैसे करते हैं लॉन्ग आंसर, फिर उसके बाद जो है इसको हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में आइडल होना चाहिए। ठीक है। सो लॉन्ग आंसर को करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ होते हैं मेथड्स, और ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल मेथड है। सबसे पहले जो है हमें समझना होगा डिमांड क्या है। अगर इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे हम, ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अगर पूरा आंसर भी लिख दोगे तो नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, नंबर कम मिलेंगे। और फिर मुझे मत बोलना कि सर जो मेरे नंबर नहीं आए। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो वैसे ही लिखा था लेकिन आए नहीं नंबर। मेथड्स को फॉलो करना है। ठीक है। अगर मेथड्स फॉलो करोगे तो 100% है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, मिलेंगे मिलेंगे। चलो देखें, मेथड देखें। सबसे पहला मेथड है, यह सबसे पहला जो कह लो की पॉइंट है कि अगर इससे भटक गए तो बात नहीं बन पाएगी, कि हमें डिमांड को समझना होगा क्वेश्चन की। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हमें उसका आंसर करना है, ना कि जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमें आता है वो बताना है। हमें क्या करना है? हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है। हमें जो पूछा गया है सिंपल उसका आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेकंड है स्ट्रक्चरल चीजें। ठीक है, स्ट्रक्चरल चीजें सबसे फर्स्ट चीज तो ये की इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल चीजों में देखो, इसके अंदर पैराग्राफ यूज करोगे। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि पैराग्राफ की जगह जो है बुलेट पॉइंट यूज करो। क्यों? क्योंकि बुलेट पॉइंट के अंदर तुम ज्यादा पॉइंट्स को जो है रिफ्लेक्ट कर पाओगे। ठीक है। पैराग्राफ ऐसे राइटिंग के लिए छोड़ दो, उसके अंदर से पैराग्राफ यूज करो। यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए बुलेट पॉइंट यूज करो। अब कई बच्चों को जो है ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के अंदर डिफरेंस ही नहीं नजर आता। देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे राइटिंग के अंदर जो आपका एग्जामिनर है, यहाँ पे आईबी जो है, वो आपकी राइटिंग स्किल चेक करना चाहता है। ठीक है, जो मेन पर्पस है आपकी राइटिंग स्किल चेक करना। आंसर राइटिंग में आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है। ठीक है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट डे भी बताया था और आज भी सेम चीज बता रहा हूँ कि नॉलेज चेक करने के लिए है तो नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें बुलेट पॉइंट के अंदर सारी अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना है। फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डायग्राम हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम वहां पे यूज करना जहां पे आप पे ज्यादा चीजें हो बताने के लिए और आपको लगता हो कि अगर बुलेट पॉइंट यूज करूंगा या फ्लो चार्ट यूज करूंगा तो वो पॉइंट नहीं बता पाऊंगा, देन यू कैन ड्रॉ डायग्राम। ठीक है, जो हमने देखा था नेशनल सिक्योरिटी वाला, हमने एक टॉपिक करा था ना नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था उस आंसर के अंदर। अगर नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लेना, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ही है। सर, हाउ कैन वी इवेल्युएट अवर एसे एंड आंसर? देखो राहुल, मैंने आज ही एक ग्रुप बनाया है सारे बच्चों के लिए जो सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं।
तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस लिंक में भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन के, वहाँ से उसे ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जो है वो वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे जो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ उस होमवर्क को करो, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो वहाँ पे शेयर कर दो, तो बच्चे जो है आपस में आप इवेलुएट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके राजवर्धन, अरे वाह, राजवर्धन बहुत अच्छा बच्चा है, राजवर्धन ने बहुत प्यारा कमेंट करा था, थैंक यू सो मच राजवर्धन। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, हमें लॉन्ग आंसर जब लिखना है तो हमें दो तीन चीज़ें करनी है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। ग्रामर यहाँ पे मैटर करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ग्रामर को गलत मत करना, कहीं मैटर नहीं करती तो जो है जो मन आए लिख लो। यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस अगर नहीं भी लिख पाते लेकिन ग्रामेटिकली वो ठीक है तो चलता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली आपकी जो है नॉलेज चेक हो रही है। उसके बाद एक चीज़ और, अगर ये लास्ट वाली चीज़ नहीं करोगे तो भी थोड़े से कम नंबर हो जाते हैं, अंडरलाइन ज़रूर कर देना, अंडरलाइन की पॉइंट्स, अंडरलाइन की पॉइंट्स, जो आपको की पॉइंट्स लगते हैं कि यार ये तो हमारा एग्जामिनर जो है ज़रूर देख ले, ठीक है, इसको तो देखना ही देखना चाहिए उसको, तो उसको अंडरलाइन कर देना। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ जो है वो बेसिक है, जैसे इंट्रो लिखना पड़ेगा, मेन बॉडी, कंक्लूजन, अरे ये सबको पता है, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लिखते टाइम स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो इन चीज़ों में मिस्टेक करता है कि या तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करता, ग्रामर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करता है, चल जाती है, लेकिन नॉलेज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं वहाँ पे बतानी, ठीक है। गलत चीज़ें बता दी तो वैसे ही वो कट हो जाएगा, 7 का 10 में 7 सोच रहे हो, 10 में से 2 भी नहीं मिलेंगे, तो गलत इन्फॉर्मेशन मत लिखना। की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं, ये मेथड्स हैं जिसको यूज़ करना है, बाकी वो पहले इंट्रो लिखना है, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, ये तो सबको पता है, ये करना ही करना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। किसको फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले बताओ, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सो मत यहाँ पे जागे रहो। चलो इधर देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है बॉक्स बना देना, क्योंकि अब तक तो जो मैं तुम्हें एक जो है वो दिखाता था, एक आइडल शीट दिखाता था जो किसी टॉपर की रहती थी, रैंक 1 रैंक 2 की। अब जो है, अब हम अपने हिसाब से करना चालू करेंगे, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर सारे देख लिए, अब हमें अप्लाई करना है उन स्ट्रक्चर्स को। सो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है, येट इट्स शेयर इन जीडीपी इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, इसने बोला है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकबोन है, और इसका जो जीडीपी है, फिर भी उसका जो जीडीपी है डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ नहीं पूछा, कुछ पूछा है बताओ, नजर आ रहा है कुछ पूछा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछा इसके अंदर। जब कुछ भी नहीं पूछा तो हम क्यों इसको आंसर करेंगे। लेकिन 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 ये जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है हम चीज़ों को लिख के इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि बैकबोन है, कैसे बैकबोन है वो बता देंगे इंट्रोडक्शन में, इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, क्यों डिक्लाइन कर रहा है थोड़ा सा बहुत हिंट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस, यहां से चालू हुआ है क्वेश्चन कि हमें डिस्कस करना है, ठीक है, क्या करना है हमें, ये चीज पे ध्यान रखना कि क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्या चीज करना है, यहाँ पे डिस्कस करनी है चीजों को, ठीक है। ये जो है ये वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बताएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्कस करना है किसको, मेजर जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उनको, मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है उनको जो है वो डिस्कस करना है हमें। देन सजेस्ट करना है, यहाँ पे सजेस्ट करना है हमें रिफॉर्म, सजेस्ट करना है रिफॉर्म, और रिफॉर्म को सजेस्ट करके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी लिख दो चल जाता है, ठीक है। सजेस्ट करना है रिफॉर्म जो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ लेके आए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ करनी है, सिर्फ दो चीज़ पूछी गई है, एक तो जो मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, ये वाला मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस पूछे गए हैं, और फिर यहाँ पे रिफॉर्म पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन के अंदर चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग अरुण, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आ तो गए, चलो ठीक है। समझ आया क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी हुई है। अब जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है हम उसको जो है सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलो पहले डिस्कशन करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है, क्योंकि लिखने वाला तो सिंपल मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है, वो सिंपल आपको दिखाना है, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को कैसे हमें जो है सेटिस्फाई करना है। अब पहला जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहला क्या है हमारा इंट्रोडक्शन होगा। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो तो हमेशा जो है क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। या तो क्वेश्चन के अंदर कुछ दे रखा होगा, नहीं तो करंट अफेयर की कोई न्यूज़ है उसको जो है कोट करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है बैकबोन है,
बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है, प्लस डिक्लाइन हो रहा है जीडीपी के अंदर, ठीक है, जीडीपी के अंदर। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमेशा नॉलेज चाहिए। जय हिंद रवि मोहन। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने के, ऐसे क्वेश्चन या कह लो किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसे राइटिंग का आंसर करने के लिए हमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हो दोनों चीजों की, ठीक है। अब कैसे बैकबोन है इंडियन एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की, हमारी इकोनॉमी की, या हमारी इंडिया की, एक ही बात है, ठीक है। कैसे है, आवाज कम आ रही है, कैसे कम आ रही है बच्चे, यहाँ तो फुल आवाज है। नथिंग इन अ कंट्री कैन गो राइट इफ एग्रीकल्चर गो रोंग। बिल्कुल सही है, स्वामीनाथन जी का कोट है। राजवर्धन, कोट ऐसे राइटिंग के लिए यूज करना, कोट को आंसर राइटिंग में मत यूज करना, कोट वोट नहीं यूज करते हम आंसर राइटिंग में, ठीक है। कोट आंसर राइटिंग में मत यूज करना, सिर्फ ऐसे राइटिंग के अंदर यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने काफी सारे आंसर्स राइटिंग करे भी हैं और देखे भी हैं, लेकिन कभी किसी ने जो है कोट का यूज नहीं किया आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। और आंसर राइटिंग के अंदर इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम यूज करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम रहता है और जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है। तो कोट वोट हमारा ऐसे राइटिंग के लिए अच्छा है, जहाँ पे हमें राइटिंग स्किल दिखानी है, ठीक है। सही हुआ यहाँ पे जो है आपने इसको शेयर कर लिया। द फार्मर इज द ओनली मेन बाइज हु बाइज एवरीथिंग एट रिटेल सेल। चलो ठीक है, अब देखो अलग अलग बच्चों के अलग अलग इंटरव्यू। बैकबोन कैसे है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, हमने, या फिर हमने जब लेक्चर करा था, या फिर जिन बच्चों ने लेक्चर करा था, या फिर जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत बुक रीडिंग करी होगी, थोड़ा बहुत अपने आप से स्टडी करी होगी, उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर दो चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है। एक तो क्या, हमारी वर्कफोर्स, मेजर वर्कफोर्स कहाँ पे है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, कितनी है, 46% है, राइट, 46% है, राइट, 46% हमारी वर्कफोर्स कहाँ पे काम कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ भी होना मतलब हमारा जो पूरा भारत है वो हिल जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ये हमारी बैकबोन, राइट। सो ये इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये हमारी बैकबोन हो गई, लेकिन ये डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। हाउ इट इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग अब अगर 1950 से कंपेयर करना चालू करो, तो 1950 के टाइम पे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन इसका कितना था, अराउंड 56%। मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन फिर मैं अराउंड करके लिख सकता हूँ, ठीक है। हाई वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लीस्ट जीडीपी, राइट, ठीक है। तो 86% था। नाउ ये 86% 2025 के अंदर हमारा इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा था 16% हो चुका है, ठीक है। अब ये 56% से 16% हो चुका है, ये डिक्लाइन हो रहा है। अब ये हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। 58% था, अराउंड करके लिखा ना तो चल जाएगा, ये भी अराउंड लो 56 58 जो भी था अराउंड करके लिखो, 2-3 नंबर का ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है। अब 90-50 में 58% था, ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है, ये हमारा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है ना, हमारे सेक्टर वाइज सेक्टोरल जो चेंज हो रहा है, ये तो इनएविटेबल है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें जो है इंट्रोडक्शन के अंदर दिखानी है, ठीक है। ये जो शिफ्ट है, ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम जो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है अरुण, इसीलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट सबसे पहले क्या हमें सेटिस्फाई करना है, हमें डिमांड को सेटिस्फाई करना है। डिमांड तो सर्विस सेक्टर की है ही नहीं, अरुण बोल रहा है सर्विस सेक्टर के बारे में, कोई और कुछ और बोल रहा था। तो यहाँ पे डिमांड क्या है, डिमांड थी हमें ये दिखाना जो वहाँ क्वेश्चन में बैकबोन और डिक्लाइनिंग जीडीपी, सिर्फ दो चीज दिखानी थी, यहाँ दिखा दी। अब ये जरूर याद रखना कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके लिए मैक्सिमम मिलेंगे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट के अंदर जो है तुम्हें अपना जादू दिखाना है। अगर इससे ज़रा सा भी फालतू ले लिया तो पेपर छूट जाएगा। तो ध्यान रखना जब आंसर राइटिंग होती है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पेपर के अंदर 60 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी धीरे धीरे करके हम चालू करेंगे ये सारी चीज़ें करना। सो तुम्हें फास्ट चीज़ें को करना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर राइटिंग बेस्ट वे है टाइम बचाने का, फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करो, अपनी नॉलेज दिखाओ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इसमें से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं और बेस्ट वे यही है, जो पूछा है वो डिस्कस करो डायरेक्टली, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमसे क्या पूछा था, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो हमने ये जो था पहला स्टेटमेंट, इस पहले स्टेटमेंट को हमने जो है सेटिस्फाई कर दिया।
बिल्कुल भी डायरेक्शन को इधर उधर नहीं भटकाना। अगर डायरेक्शन इधर उधर भटकी तो नंबर इधर उधर हो जाएंगे, और नंबर इधर उधर हो गए तो फिर सीट इधर उधर हो जाएगी और फिर कोई और बैठा होगा जिसने ध्यान दिया होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर वाला ये वाला हो गया। येट इस शेयर जीडीपी में डिक्लाइन हो रही है, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कैसे बैकबोन है, कैसे जीडीपी में डिक्लाइन हो रही है। अब हमें मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमें अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो उसे पता होगा यार बहुत सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालना चालू करो भाई क्या क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। सबसे पहले क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे लैंड है। हमारा एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट भी आती है, वो बोलती है, एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल में एक बार आता है, वो बोलता है 1.8 हेक्टेयर जो लैंड है हमारे फार्मर्स के पास है। ठीक है, तो ये एक चैलेंजेस है या नहीं है, डेफिनेटली ये है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे यहाँ पे स्टोरेज नहीं है। लेकिन देखो राजवर्धन, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें जो है ऐसे नहीं करना है कि जो नॉलेज हम दे रहे हैं यहाँ पे, हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना है कि जो हम उसको बता रहे हैं वो ऐसे बताएं कि एक पॉइंट यहाँ से बताया, एक पॉइंट यहाँ से बताया, एक पॉइंट यहाँ से बताया, एक पॉइंट यहाँ से बताया। ये तो गोले मैदानों ये दिख भी नहीं रहे हैं, तो एक पॉइंट यहाँ से बताया। ठीक है, जगह जगह से पॉइंट नहीं बताने हमें, हमें सीरियल वाइज बताने, एक सीक्वेंस रख के। ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ सही चीज़ बता रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ लैंड फ्रेगमेंटेशन है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। अब जब लैंड फ्रेगमेंटेशन है सबसे पहला चैलेंजेस तो ये है हमारे पास। इसके बाद जब लैंड फ्रेगमेंट हो गया, दूसरा चैलेंजेस क्या होता है, हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है या नहीं है। हम अब कहोगे बिल्कुल है सर हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी। अब योगेश ने बोला कि माइग्रेशन ऑफ अर्बन रूरल पर्सन टू अर्बन एरिया, तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कैसे चैलेंजेस हो सकता है। योगेश तुम खुद बताओ, तुमने बोला कि जो हमारा जो है इंडिविजुअल है ये रूरल एरिया से अर्बन पे माइग्रेट कर रहा है, ये चैलेंजेस कैसे हो सकता है, ये कहाँ चैलेंजेस है। ये तो एक्चुअल में हम करना चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आदमी है वो दूसरे सेक्टर्स के अंदर डाइवर्ट हो, ये तो हम अच्छा करना चाहते हैं। ये चैलेंजेस कहाँ है, ये तो एक्चुअल में करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब इरिगेशन फैसिलिटी की बात करें, हमारे यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। एक तो हमारा जो लैंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, और हमारा जो मेजर एरिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है। ये भी चैलेंजेस है। अब मॉनसून जो है वो इरेटिक होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते, ये भी एक चैलेंजेस है। ठीक है, चैलेंजेस को सीक्वेंस वाइज क्लब क्लब करते रहो। ठीक है, ये भी एक चैलेंजेस है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हो सकता है, उसके बाद चैलेंजेस है कि लेट्स से मैकेनाइजेशन, हमारे फार्मर्स के पास जो है प्रॉपर तरीके से ट्रैक्टर वगैरह नहीं है। अब इसके साथ गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट वगैरह या फिर कोई जो डेटा वगैरह है उसको यहाँ पे कोट करते रहना। शायद मॉनसून के केस में शायद सिर्फ 55% हमारा लैंड है जो हमारी मिनिस्ट्री कहती है कि जो है इरिगेटेड लैंड है, मतलब 45% लैंड पे इरिगेशन है ही नहीं। इस लैंड पे क्या है, इस लैंड पे मॉनसून है। ठीक है, अब मॉनसून जरा सा इधर उधर हुआ और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म, तो ये क्या है, हमारा चैलेंज है। यहाँ पे रवि मोहन ने सारी चीज एक साथ लग दी, वाटर हार्वेस्टिंग, हाई ग्रोथ सीड स्टोरेज, लेस वैल्यू ऑफ क्रॉप, बहुत सारी चीजें सही चीज है, सारी चीज ठीक है, ये सारे हमारे क्या है चैलेंजेस है। लेकिन इन चैलेंजेस के साथ कुछ कुछ जो है हमें कोट करना पड़ेगा। इरिगेशन हो गया, मॉनसून हो गया, फार्म मैकनाइजेशन नहीं है, ये एक चैलेंजेस हो गया। इसके बाद जो है हमारे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये एक चैलेंजेस हो गया। कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये एक चैलेंजेस हो गया। उसके बाद हमारा मार्केट में आ जाती है जब चीज़ें, वो एक चैलेंजेस हो गया। हमारी एक पॉलिसी हो गई, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना, जब भी ट्रेड रिलैक्सेशन देती है किसी फार्म प्रोडक्ट के लिए तो डायरेक्टली हैम्पर किसको करता है, हमारे फार्मर्स को, ये एक चैलेंजेस हो गया। तो ऐसे करके जो है हमें कम से कम 5 से 6 चैलेंजेस जो हैं सीक्वेंस वाइज वो लिख लेने हैं। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। हमारी ट्रेड पॉलिसी हो गई, हमारी एग्रीकल्चर मार्केट हो गई। ठीक है, वो जो एपीएमसी एक्ट बना हुआ है वो एक अपने आप में एक चैलेंजेस है। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस धीरे धीरे आपको समझ आ गए होंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं। नहीं आए तो नेट पे सर्च मारो कि फार्म के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट वगैरह पढ़ो क्या क्या बोलती है, वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो क्या क्या बोलती है, वहाँ पे सब लिख जाएगा। ठीक है,
अब ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमें पता चल गए, ठीक है। उसके बाद इसको एकदम सीक्वेंस वाइज तरीके से लिखना है, ताकि हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है ना, हमें सिर्फ उसको दिखाना नहीं है, पॉइंट नहीं दिखाने, हमें डिस्कशन करना है। उसने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, क्या करना है, हमें डिस्कस करना है, तो इन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। बिहार विड्रॉइंग फ्रॉम एपीएमसी एक्ट, बिल्कुल अरुण, लेकिन एक बिहार के विड्रॉ करने से थोड़ा ना हो गया। अब मॉडल एपीएमसी एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, लेकिन वही है कि ये जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो कोई गवर्नमेंट करती है, कोई गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल इशू भी आ जाता है। बाकी एपीएमसी के अंदर अलग तरह की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ भी 5-6 चीज़ें निकालो, 5-6 चीज़ें निकालने के बाद थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग डालो, उसके अंदर थोड़ा सा उसमें गवर्नमेंट की रिपोर्ट डालो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपकी वजन में बात आए, ठीक है, आपकी बात में वजन आए, ठीक है। वजन में बात क्या है, बात में वजन आए, ठीक है। ये चीजें करके ये हमने क्या बता दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बता दिए, राइट। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, सुंदर लिखना है, हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, हर एक चीज आपस में क्लब करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ये आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है सजेस्ट रिफॉर्म, हमें रिफॉर्म को भी सजेस्ट करना है यहाँ पे, कि क्या क्या रिफॉर्म जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जितने चैलेंजेस जो देखे हैं उसका हम रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट, रवि मोहन, कौन से इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन करोगे, इतने बड़े वर्ड लिख दोगे तो वो पता चल जाएगा कि इसे एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग। कैन वी कंक्लूड सम एग्जांपल्स इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सर इफ वी आर अनेबल टू रिकॉल एनी रिपोर्ट और इंडेक्स। अगर देखो, अगर रिपोर्ट और इंडेक्स को रिकॉल करने के लिए अगर नहीं आ पाते, तो सिंपल चीज़ जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा वैसे लिख दो। लेकिन हर एक के साथ अगर ये प्रॉब्लम है कि किसी के साथ भी राजवर्धन एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, या किसी के साथ भी रिपोर्ट याद नहीं आ रही, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यहाँ पे नंबर कटेंगे। लेकिन अगर एक आधे के साथ ऐसा होता है कि जो है तुम्हें नहीं पता चलता कि यार इसके साथ एक रिपोर्ट थी, मैंने याद करी थी, बट मेरे को अभी याद नहीं आ रही, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर एक के साथ आपने ऐसे कर दिया, हर एक पॉइंट लिखा, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना। उसके साथ अब हमें रिफॉर्म सजेस्ट करने हैं, ठीक है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है, रिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे सजेस्ट क्या करने हैं, हमें रिफॉर्म सजेस्ट करने हैं। अब रिफॉर्म के साथ हमने क्या देखा था, प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसका रिफॉर्म सजेस्ट कर दो। लैंड फ्रेगमेंटेशन देखा था, लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम 1.08 हेक्टेयर है, हमारी एग्रीकल्चर सेंसस बोलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन है कोऑपरेटिव फार्मिंग, एफपीओज बना दो, फार्मर का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मिलजुल के खेती करेंगे, एक्ट वगैरह लेके आ जाओ, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, ये एक सजेशन हो सकता है रिफॉर्म के लिए। और क्या कर सकते हैं, और क्या चीज़ें देखी थी हमने, और हमने देखा था इसके साथ इरिगेशन फैसिलिटी की नहीं है, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, ये एक सजेस्ट, ये जो रिफॉर्म है ये सजेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो करंट स्कीम्स है उनको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी को जो है बढ़ाने के लिए, जैसे पर क्रॉप, मोड रोप, बहुत सारी जो योजनाएं हैं, किसी भी एक योजना का नाम लिख दो, थोड़ा सा यहाँ पे बता दो कैसे कर सकते हैं, राइट। फाइनेंस एंड मार्केट रिफॉर्म, वेरी गुड योगेश, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो जो चैलेंजेस है वो सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन नहीं है, उधारी पे, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है रेंट पे ट्रैक्टर वगैरह देती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है मार्केट के लिए। देखो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज दो चीज़ होती है, एक ये हमारा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो यहाँ पे एक जो है, एक तो होता है फॉरवर्ड लिंकेज, एक ये बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। तो दोनों तरह से हम रिफॉर्म कर सकते हैं। बैकवर्ड लिंकेज जैसे हमारे हाई वैरायटी वाली सीड प्रोवाइड करा दो, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा दो, इलेक्ट्रिसिटी है थोड़ी सस्ते में प्रोवाइड करा दो, वो तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट जो है फ्री में प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा जो है यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दो, ठीक है, ये बैकवर्ड लिंकेज है एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये प्रोवाइड करा दोगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एग्रीकल्चर सही होगी, ठीक है। उसके बाद अब आगे जाके फॉरवर्ड लिंकेज में क्या चाहिएगा हमें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, यहाँ पे मार्केट चाहिएगी, यहाँ पे बायर चाहिएगा, तो यहाँ पे रिफॉर्म कर दो। ऐसे करके भी जो है आप दिखा सकते हैं, दोनों चीजें हम दिखा सकते हैं, राइट। समझ आया योगेश, राजवर्धन, रवि, अरुण, कि हमें किसी भी तरह आप दिखा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज करके रिफॉर्म दिखा दो, या फिर डायरेक्टली दिखा दो, कैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको दिखाने के बाद, वेरी गुड, इसको दिखाने के बाद अब छोटा सा एक कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। इस एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी ना किसी चीज़ से, हमारे जो गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा फसल बीमा, ये तो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए हो गया, फसल बीमा योजना, ये एक अच्छा एक सजेशन है रिफॉर्म के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट को स्कीम्स लानी चाहिए, लाइक ये जो हमारा हो गया फसल बीमा योजना, ठीक है।
अब एंड में इस एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी तरह जो है अपनी इकोनॉमी से कनेक्ट कर दो। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको किसी तरह जो है आप अपनी जो करेंटली गवर्नमेंट का कुछ वो चल रहा है, एक मोटो चल रहा है, जैसे हमारा न्यू इंडिया का चल रहा है, न्यू इंडिया 2047, ठीक है। तो यहाँ इससे कुछ कनेक्ट कर दो कि अगर अगर हमें न्यू इंडिया 2047 तक लेके आना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें सस्टेनेबिलिटी और हमें ग्रोथ दोनों चाहिएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या सजेशन है वो हमने ऑलरेडी दे दिए, या फिर 2-3 सजेशंस यहाँ पे भी देख के हम एंड कर सकते हैं, राइट। ऐसे करके जो है हम अपना अच्छा सा एक लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। अब देखें कैसे लिखना है। अरे यही नीचे दे रखा है, चलो वेरी गुड, ये तो अच्छी चीज़ है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अब कैसे लिखना है इसको। ये रहा, ठीक है। अब कई बच्चे जो है कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये जो है क्वेश्चन में लिखना है। देखो हो सकता है क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा हुआ आएगा। देखो लॉन्ग आंसर में ग्रामर, देखो एक ग्रामर अलग चीज होती है, एक होता है सेंटेंस आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रहे। जब सेंटेंस प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते वो थोड़ा बहुत चल जाता है। ग्रामर के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, अगर सही लिख सकते हो तो सही लिखो, लेकिन ग्रामर यहाँ पे मेनली चेक नहीं होती। मेनली यहाँ पे क्या चेक होता है, आपकी नॉलेज चेक होती है लॉन्ग आंसर के अंदर। लेकिन ग्रामर को सही लिखने की कोशिश ही करना, क्योंकि जितना ज़्यादा सही लिखोगे, जो सही लिखेगा उसको एडवांटेज है, जो सही नहीं लिखता उसको डिसएडवांटेज है। तो ग्रामर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है इस लॉन्ग आंसर का, फोकस क्या है यहाँ पे, आपकी नॉलेज, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अरुण तुम्हारे लिए था, इफ आई मेंशन द मेन चैलेंजेस एंड मेजर्स एंड मेक बुलेट पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट्स विल दैट गिव मी मार्क्स। डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स देंगे अरुण, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ लिखी है तुमने, अगर ये करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। अब चलो इधर देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इधर 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 उधर मत भागो मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ। चलो देखो, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन था हमारा। देखो क्वेश्चन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है इस बार क्योंकि थोड़ा सा आपका जो है पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि वो आपको जो है ऐसी शीट प्रोवाइड कराएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा गया हो, ठीक है, जैसे हमारा यूपीएससी के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर जो है अब लिखोगे या कौन सा होगा, तो ऑलरेडी हो भी सकता है लिखा हुआ भी हो। अगर नहीं होता तो ऐसे करके तो लास्ट टाइम ऐसा आया ही था कि साइड साइड में जगह थी और पूरा बीच का जो है ब्लैंक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख के स्टार्ट कर देना, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी येट इट्स शेयर इन जीडीपी इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैकबोन से रिलेटेड कुछ लिखना है, जीडीपी इज डिक्लाइनिंग इससे रिलेटेड कुछ लिखना है। डिस्कस द मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फेस्ड बाय इंडियाज एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, जो कि इंश्योर करें सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। ये चार चीज़ें हमारी क्या है क्वेश्चन की, ये चार चीज़ें क्या है हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड को सबसे पहले समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ और चीज़ करेंगे, सबसे पहले तो डिमांड समझे, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखना हमने चालू करा यहाँ से, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, डेफिनेटली है ही फाउंडेशन इंडिया की इकोनॉमी की, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट नियरली 46% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ये दो चीज़ प्रोवाइड करा रही है। इसके बाद चाहता तो इसके साथ भी लिख देता, लेकिन वो अलग से वो नहीं आता कि मैंने कुछ अलग यहाँ पे दोबारा किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ चालू कर दिया। हाउ एवर डिस्पाइट इट्स क्रिटिकल रोल, it shares its share in GDP has steadily declined from 59% जो 1950 में थी to 16% 2025 जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। It reflect structural shift towards industry and services, right? So यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि अंडरलाइन कर देना जो चीज़ दिखाना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली दिखाया 46% पॉपुलेशन, देन फूड सिक्योरिटी, दो चीज़ को अंडरलाइन कर दिया। देन उसके बाद डिक्लाइन कर रही है 59% से 60% तक, इसको अंडरलाइन कर दिया। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट इंडस्ट्री और सर्विसेज, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था। यहाँ तक मैंने उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिख रहा है कि मैं कहीं भी इधर उधर नहीं भटक रहा, मेरे पास क्या है, एक कंपास है जिसके अकॉर्डिंग मैंने जो है अपनी नॉर्थ डायरेक्शन तय कर रखी है। वो नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, हमारा क्वेश्चन, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर कर रहा हूँ। मैं कुछ इधर उधर की बातें डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास वर्ड कम है, ठीक है।
ये दोनों चीज़ कम है। इसके अगर ये होते हुए हम कुछ और डिस्कस करने लग जाए, जैसे यहाँ पे चैट में अभी बोला था कि सर्विस सेक्टर में ये करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगी जो एक्चुअल में हमसे पूछा है, ठीक है। शैल वी मेंशन द सोर्स ऑफ द डेटा और फैक्ट इन आंसर, आई एम आस्किंग दिस एज वी नीड टू मेंटेन वर्ड लिमिट। देखो राजवर्धन, हर किसी के साथ ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आधे के साथ बता सकते हो, ठीक है। वो लिखने के उसमें आ जाएगा, ठीक है। हर किसी के साथ कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे कोई डेटा लिखते हो 59%, 16%, कोई बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सबको पता है। तो जो एकदम नॉर्मल फैक्ट है उसमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट पार्ट, मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है यहाँ, चैलेंज है, ठीक है। ये लो मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, हो जाती है, ठीक है। मैंने भी बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर लिखा है, ये आपका आंसर जो है ना। मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे फ्लो बना दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पॉइंट वाइज हो रही है सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, ये हो गया। सबसे पहले फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वही की जो है ये पिताजी, ये दो बेटे, दो बेटे के फिर दो बेटे, दो बेटे के फिर दो बेटे, फिर दो बेटे, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। इससे इस पे गई, डिवाइड हो गई, फिर डिवाइड हो गई। तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है वो। फिर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, 10th एग्रीकल्चर सेंसस कहता है कि एवरेज लैंड होल्डिंग जो है 1.8 हेक्टेयर है, ठीक है। इसको और भी शॉर्ट करके लिखा जा सकता है, मेरे को पता है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली मैं लिख रहा था यहाँ पे और थोड़ी सी स्पीड में लिख रहा था, तो जो दिमाग में है वो लिख दिया, और ऐसे ही आप भी कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ प्रैक्टिस से होगी। उसके बाद सेकेंड मैंने डिस्कस करा, 55% एग्रीकल्चर लैंड डिपेंड्स ऑन मानसून। देन यहाँ पे मेंशन कर दिया इकोनॉमिक सर्वे 2025, ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं राजवर्धन, ठीक है। उसके बाद अब मैंने थर्ड चीज करी, लो लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन अराउंड 45% मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देन इसके बाद ड्यू टू दिस मतलब ये सारी चीज के लिए, सारी चीज मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ड्यू टू दिस लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम दिस लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, फार्म क्रेडिट एंड हाई हैंडेडनेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट प्रोवाइडिंग चैलेंजेस, ठीक है। यहां तक मैंने करके चैलेंजेस लिख दिया। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे पास क्या है, टाइम लिमिट है और वर्ड लिमिट है, तो जितना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैंने उतना लिखा, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं या उससे अच्छा लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिख सकते तो प्रैक्टिस कीजिए कि लिखें। उसके बाद ये हमारे हो गए चैलेंजेस, ठीक है। इसके बाद मैंने ऐसे ही ख़त्म नहीं कर दिया, हर एक चीज़ को ऐसे लिखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ये सारे स्ट्रक्चर चैलेंजेस है ना, और उसने स्ट्रक्चरल ही पूछा था। लो डिमांड, हमारे यहाँ पे लो डिमांड हो जाती है, क्लाइमेट चेंज और अनसर्टेन ट्रेड पॉलिसी ब्रेकिंग फार्मिंग सेक्टर, तो ये सारी चीज़ जो है स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल टच कर दिया, वो भी हमारे यहाँ पे चैलेंजेस है। सर यू मेकिंग अ मिस्टेक प्रूव्स यू आर अ ह्यूमन वाइल बीइंग द परफेक्ट मेंटोर टू। मिस्टेक होती है राजवर्धन, सबसे होती है मिस्टेक, नहीं मैं कभी जो ऐसे नहीं देखता कि कोई भी जो है परफेक्ट है, मैं खुद इनपरफेक्ट हूँ। सो जो भी इनपरफेक्ट है वही कभी फ्यूचर में जाके कुछ कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा लर्न करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। सो हमेशा इनपरफेक्ट रहो, लेकिन लर्निंग फेज हमेशा ऑन रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए। देन थोड़ा सा नॉन स्ट्रक्चरल, जैसे क्लाइमेट चेंज, लो डिमांड वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से भी जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है वो इफेक्ट होता है, और वो भी चैलेंज है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अपना रिफॉर्म के ऊपर। ये ब्रेकिंग फार्मिंग सेक्टर मतलब कि जो फार्मिंग सेक्टर है उसको हार्म कर रहा है, मतलब ये जस्ट लेमन वाली लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, ब्रेकिंग फार्मिंग सेक्टर, ठीक है। ये जैसे हम बोलते हैं ना वैसे हम लिख भी सकते हैं इंग्लिश को, सो वैसे करके मैंने लिख दिया ब्रेकिंग फार्मिंग सेक्टर, मतलब इट्स अ चैलेंज फॉर द फार्मिंग सेक्टर, ये कहने का मतलब है। सेपरेट पीपल करेंगे, सेपरेट प्रोडक्ट ओनली सेपरेट पीपल करेंगे, इसका क्या मतलब है योगेश? इसका तो मेरे को समझ भी नहीं आया। अब चलो ठीक है, ये हो गया, ओके सर, चलो ठीक है ठीक है। ये हो गया हमारा मेजर चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल भी डिस्कस कर लिया, नॉन स्ट्रक्चरल भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चाहिए था, थोड़े वर्ड्स भी ज़्यादा चाहिए थे, ठीक है। दोनों की कमी है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिफॉर्म सजेस्ट करने थे, ठीक है। रिफॉर्म फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। लैंड कंसोलिडेशन एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग कैन हेल्प टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। जब दोनों चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आएगा।
गवर्नमेंट क्रिएटेड एफपीओज एंड लैंड कंसोलिडेशन एक्ट, ठीक है। तो दोनों चीज बता दी कि ये कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, ठीक है, दोनों चीज हम कर सकते हैं। देन उसके बाद मनरेगा, मनरेगा कैन बी यूजफुल टू क्रिएट सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी, डेफिनेटली कर सकते हैं। एमएसपी वाला एंगल जो है डेफिनेटली लिख सकते हैं, एमएसपी देखो लिख सकते हैं, क्यों, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं अरुण। देखो एमएसपी जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो सकता है। कैसे? अगर उसको हम स्ट्रेटेजिकली यूज करें। अब एमएसपी की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो एरिड रीजन है, जैसे हमारा पंजाब वगैरह हो गया, अब चावल और गेहूं पे एमएसपी मिल रही है, तो सारा जो इस पूरा जो भारत है वो चावल और गेहूं ही उगाने में लगा पड़ा है, ठीक है। एमएसपी पे एकदम श्योरिटी मिल रही है, बिक जाएगा बिक जाएगा। तो अब इस एमएसपी को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं, स्टेट वाइज उसकी जियोग्राफी, उसकी टोपोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है एमएसपी डिसाइड करके। लेट से अगर जो एरिड रीजन है, एरिड रीजन में हम एमएसपी प्रोवाइड कराएं किसको, जो हमारे मोटे अनाज है, ठीक है, जिनके लिए पानी कम लगता है। अब जहाँ पे वो जो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, या फिर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, यही सारी चीज क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी और टोपोग्राफी के हिसाब से, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी तो पंजाब में भी अच्छी है, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है वहां पे, ठीक है। तो ये जो पानी ज्यादा कंज्यूम करता है वो ईस्टर्न साइड पे ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी ईस्टर्न साइड पे बारिश ज्यादा आती है, और हमारे वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न घाट की बात नहीं कर रहा, वो तो एकदम नैरो स्ट्रेच है, वहां पे नहीं, ऊपर हमारा ये राजस्थान वाला एरिया हो गया, पंजाब वाला एरिया हो गया, हरियाणा वाला एरिया हो गया, एरिड रीजन में आते हैं ये सारे। तो यहाँ पे जो है जो मोटे अनाज हो गए वो उन पे एमएसपी ज्यादा प्रोवाइड करानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। सो स्टेट वाइज अगर एमएसपी को डिवाइड कर दें तो बहुत स्ट्रेटेजिकली हम अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही पॉलिटिकल मैटर, कौन ठीक करेगा? जो ठीक करेगा उसकी सरकार गिरेगी, ठीक है। तो कोई ठीक नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ, हम कागजों में तो ठीक कर ही सकते हैं। दूसरा मनरेगा, ठीक है, मनरेगा कैन बी यूजफुल टू क्रिएट सस्टेनेबल इरिगेशन, डेफिनेटली कि मनरेगा के जो वर्कर्स हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, और रूरल एरिया में ही एग्रीकल्चर होता है, शहरों में तो होता नहीं है। तो इरिगेशन फैसिलिटी वहां से हम डेवलप कर सकते हैं, और हमारा मिनिस्ट्री कहता है कि 55% है, तो भाई बढ़ाओ इसको, मनरेगा का जो फंड है उसको यूज करो। ऑल तो मनरेगा के फंड के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ भी है, काम तो करवाते हैं ना। ये हो गया, प्लस इसके साथ अदर प्रोग्राम्स है हमारे, मोर क्रॉप, पर ड्रॉप और ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है, इनको भी हम यूजफुली जो है इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है, लैंड कंसोलिडेशन हो जाएगा, और हमारा जो है ये नए एडवांस इरिगेशन मेथड्स प्लस जो हमारी एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है वो सारी जो है हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नई स्कीम के बारे में सजेस्ट मत कर देना, या फिर कोई ऐसी चीज के बारे में सजेस्ट मत करना जिसके लिए फंडिंग चाहिए होगी, क्योंकि हमारी सरकार के पास फंडिंग की बहुत कमी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो सकता है हम इंप्रूव कर सकते हैं मैकनाइजेशन, फार्म मैकनाइजेशन। एफर्ट कर रखे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे कस्टमर हायरिंग सेंटर जो है, जहाँ पे उधार पे जो है आप ट्रक वगैरह लेके आ सकते हैं, ट्रक कह रहा हूँ, ट्रैक्टर लेके आ सकते हैं वो, प्लस हमारा SMM हो गया, ये वही जो है हमारे फार्मर्स को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एफर्ट है राइट डायरेक्शन में, ये कर सकते हैं, हमारी सरकार कर भी रही है। प्लस इसके साथ जो है हमारी गवर्नमेंट जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है, ताकि वो जो इनपुट्स हैं वो अच्छे से खरीद लें, जैसे PM किसान हो गया, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी कर रही हैं। प्लस फर्दर मूविंग टुवर्ड्स जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि हमारे फार्मिंग सेक्टर में जो है प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, राइट। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो है सस्टेनेबिलिटी, और हमें क्वेश्चन में बोला भी है कि हमें जो है सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी आएगी कैसे? जब हम, जिन बच्चों ने लेक्चर देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो मैंने डेमो के लिए भी प्रोवाइड करा रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो जाके देख लेना एग्रीकल्चर वाला, तो समझ आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ। तो हमें सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हमें जो है थर्ड फेज में जाना है अपने, ठीक है। हमें कहाँ जाना है? अपने थर्ड फेज के अंदर जाना है, फूड फिलोसफी की, कि हमें जो है ग्रीन फूड प्रोड्यूस करना है। अभी तक तो जो है हम पहले तो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराते, फिर उसके पहले तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड चाहिए था, फिर एक्सेसिबिलिटी थी, अब जो है ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसको हटा के हमें जो है ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके आना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो अब जो सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो पता होगा कि जो एरिड रीजन है जहाँ पे धान वगैरह उगाते हैं पानी वानी डाल के,
ट्यूबवेल से निकाल के, वहाँ पे सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। सैलिनिटी की प्रॉब्लम से क्या होता है, डायरेक्टली जो हमारे प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब सस्टेनेबिलिटी लानी है तो हमें जो है मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स कहाँ पे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ। हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है मूव करना पड़ेगा। उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उनको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि ग्रोथ भी आए और सस्टेनेबिलिटी भी आए। राइट, समझ आया कैसे सारी चीज़ों को लिखना है। उसके बाद में अब ये हमने जो है रिफॉर्म सजेस्ट कर दिए, ठीक है। हो सकता है आप इससे अच्छे रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने वाले सफिशिएंट है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। उसके बाद वाइल, अब यहाँ पे जो है कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन मैंने बोला था कि कोई भी चीज़ जो चल रही हो उसको फार्मिंग सेक्टर से कनेक्ट करके किसी तरह कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कनेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। तो वाइल डिक्लाइनिंग द शेयर ऑफ, यहाँ पे लिखा मैंने कंक्लूजन, वाइल द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज इनएविटेबल। भाई ये तो होगा ही होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिक्लाइन है हमारी जीडीपी में ये होगा ही होगा। विद इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, जैसे जैसे इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन होगा वैसे जीडीपी में डिक्लाइन होगा। बट ये जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है ये तो हमें करना ही पड़ेगा, और जो हमारी पॉपुलेशन है उसको शिफ्ट हमें करना ही पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है किस लिए, हमारे न्यू इंडिया के ड्रीम के लिए जो 2047 तक हमें अचीव करना है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा ना कि कैसे हमें जो है लॉन्ग आंसर लिखना होता है। यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा लिखने का तरीका चाहिए, फ्लो वगैरह में लिख दो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पॉइंट में लिख दो, अंडरलाइन ज़रूर कर देना, और सारी चीज़ जो है आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो है चांद आ गया और एक जो है धरती आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा आज का। अब जो है कल का होमवर्क लिख लो। ये देखो, ये मैंने पीडीएफ आपसे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करी थी। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करी है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करके बोला कि किसी ने ये, क्योंकि पीडीएफ बच्चे क्या करते हैं, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था मैं भी ऐसे ही करता था कि कोई अच्छी जो मीडियम, सर इसमें ज़्यादा नॉलेज या करंट अफेयर को नहीं लिखा। देखो ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर को लिखा तो है लेकिन वो दिखेगा नहीं। लिखा है। So some people are also suggesting using two different ink pen instead of highlighting, while it be good idea or not। देखो राजवर्धन, एक बार उसको इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना, एक ही पेन से लिखो, क्या प्रॉब्लम है। अगर टाइम मिल जाए तो दो पेन यूज कर लो, एक ब्लू और एक ब्लैक। वैसे जिसमें नहीं करना होता उसमें इंस्ट्रक्शन क्लियरली मेंशन होती है कि आपको सिर्फ एक ही पेन यूज करना होता है। अगर ऐसा नहीं है तो दो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम अलाउ करे तो, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम रहेगा वैसे ही। एक बार प्रैक्टिस मोड पे जब आओ ना, जब प्रैक्टिस ये जो टेस्ट सीरीज वगैरह लिखोगे तो उस टाइम पे ट्राई कर लेना एक बार, अगर उसमें सूट बैठता है कर देना, एक ही पेन से लिखना, क्योंकि लिखने में टाइम भी लगता है, पेन चेंज करोगे और फिर इंक, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा वो हो जाती है। और इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो डबल पेन यूज़ करता है उसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, जो सिंगल यूज़ करता है उसको कम मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंगल पेन से लिखो, अंडरलाइन करो, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा चैलेंजेस वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं ये दिखा रहा था वन बुकलेट, ठीक है। ये सब ने जो है एक्सेस कर ली होगी। जिसने ये नहीं ली है वो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसके अंदर मैंने पीडीएफ दे रखी है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है हमने ये 16 टेस्ट दे रखे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है यहाँ 16 टेस्ट दे रखे हैं, इसके अंदर सारे आईबीपीएस से रिलेटेड है। और इसके अंदर थीम्स जो है वो कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। जो हमारे, क्योंकि एक बच्चे ने अभी जो है मैसेज करके पूछा, किसी ने ये शेयर करी होगी, जो हमारी टेस्ट बुकलेट है वन बुकलेट, इसको शेयर करा होगा, क्योंकि बच्चे करते ही हैं इसको शेयर। तो उसने पूछा कि सर ये जो आपकी वन बुकलेट है, आप जो कोर्स ले रहे हो उसके अंदर भी यही पढ़ाओगे। तो देखो कोर्स के अंदर जो है हमारा ये वन बुकलेट नहीं है, कोर्स के अंदर है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो हमारे लेक्चर्स हैं वो कोर अंडरस्टैंडिंग पे बेस हैं, प्लस इसके साथ जो बच्चे इवेल्युएट करवाना चाहते हैं उनके लिए अलग से इवेल्युएशन वाला कोर्स है, जिसके अंदर ये हमारे लेक्चर्स हो गए और इवेल्युएशन दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो जो पसंद आए वो एक्सेस कर सकते हो। और इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, ये सारी थीम वाइज है ना, तो मैंने अभी आपको जो है इसके अंदर से एक थीम ये दिया था, लॉन्ग आंसर दिया था ये वाला, एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन, ठीक है। अब जो हम सैटरडे को क्लास लेंगे उसके अंदर आपको क्या करना है कि हमने ऐसे राइटिंग कर ली, हमने एक लॉन्ग आंसर कर लिया, अब है हमारा ये वाला कॉम्प्रहेंशन, ठीक है।
प्रीवियस ईयर के सारे कॉम्प्रहेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इस कॉम्प्रहेंशन को हमें करना है प्रैक्टिस, ठीक है। इस कॉम्प्रहेंशन को करने के बाद प्लस इसके साथ ये जो दूसरे वाला रह गया है इसको भी कर लेना एक बार, ठीक है। ये दोनों कर लोगे तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ को एक्सरसाइज करने की हैबिट बनेगी हमारी, ठीक है। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक एक जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, कि लेट से कॉम्प्रहेंशन कर रहे हैं तो सिर्फ कॉम्प्रहेंशन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, अगर ये लॉन्ग आंसर कर रहे हैं तो सिर्फ लॉन्ग आंसर कर रहे हैं। अब दो चीज़ों को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन प्लस ये लॉन्ग आंसर दोनों को प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। हम जो है सैटरडे को इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे को थोड़ा ज़्यादा होमवर्क लिया करो क्योंकि लास्ट दिन रहता है, उसके बाद फिर वैसे ही तुम जो है चिल्ल हो जाओगे। सैटरडे को थोड़ा ज़्यादा होमवर्क करके आना। चलो ठीक है, मिलते हैं। और जिस बच्चे को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, इवैल्यूएशन वगैरह करवाना हो, तो हमारे कोर्सेज हैं, लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वो ले सकता है, ठीक है। काफ़ी इफेक्टिव हैं। चलो ठीक है, टेक केयर एवरीवन, फिर मिलते हैं अपना सैटरडे को। गुड बाय। आई होप कि ये जो लेक्चर है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अरुण, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया था ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद हम जो थर्ड सेक्टर रह गया हमारा सर्विस सेक्टर, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा एक प्रॉपर जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर सेकंड जो हमारा वो रहेगा टॉपिक, उसमें जंप करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं सैटरडे को। टेक केयर, गुड बाय। कोई प्रॉब्लम नहीं राजवर्धन, चलो ठीक है, टेक केयर टेक केयर टेक केयर।